इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर यू हाउस से कुछ पूछ रहे होती है। तभी पीछे से जीवन आकर हाउस से कहती है कि दाउस्ट हाउ, आखिर आपने क्या किया। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि मैंने बस एक छोटी सी ट्रिक खेली। जब मैं तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में तुम्हारे अंदर जो ब्लड पपेट सीड है उसे निकाल रहा था, तब मैंने देखा कि जो ब्लड पपेट सीड की रूट्स है वो तुम्हारे ट्रू स्पिरिट्स के साथ उलझी हुई है। मुझे तुम्हारी जो ट्रू स्पिरिट्स है उनको नुकसान पहुंचाने का डर था, इसलिए मैंने सिर्फ उन सीड्स की आउटर लेयर को ही निकाला। इसका कहने का ये मतलब है कि आपको कभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस है उसके अंदर मेरा जो स्वॉर्ड ऑरा है उसे छोड़ा। और जब डीमन सेक्ट के एल्डर ने तुम्हारे अंदर जो ब्लड पपेट सीड था उसे एक्टिवेट किया, तब मैंने छोड़े हुए स्वॉर्ड ऑरा ने उसे कट किया। मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि क्रिटिकल मोमेंट में अगर तुम्हारे ऊपर कुछ खतरा आता है तो ये तुम्हारी जो बैटल है उसका रुख पूरी तरह से मोड़ दे। ये सुनने के बाद जीवन हुआ से कहती है तुम्हारे जो थॉट्स है वो मेटाकुलस है और तुमने सच में मुझे चौंका दिया। और यू हुआ से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर, आपने मुझसे पहले इसके बारे में क्यों डिस्कस नहीं किया। अगर ये प्लान फेल होता तो क्या होता। और वो काफी निराश हो जाती है। ये देखने के बाद हुआ अपने मन में कहता है कि जब सब कुछ पहले निपट चुका है तो तुम अभी तक उलझा हुआ क्यों महसूस कर रही हो। ये सुनने के बाद हुआ यू से कहता है कि इस बैटल में तुम्हें कोई भी किल नहीं मिला, इसलिए तुम ऐसा महसूस मत करो कि तुम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो और तुम एक्चुअली में इस बार जो डीमन सेट का एल्डर है उसको हराने में मेन कैरेक्टर हो। ये सुनने के बाद यू काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या सच में। ये सुनने के बाद वो उससे कहता है कि अगर हम जूनियर सिस्टर को अंधेरे में नहीं रखते तो तुम इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग के साथ तुम उस एल्डर को कैसे धोखा दे सकती थी। तभी जीवन यू के पास आकर उसे कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो हम उस बूढ़े चोर तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच सकते थे। उनकी ये सब बातें सुनकर यू काफी खुश हो जाती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि तब वो सचमुच में ही थी। और यू हुआ की तरफ देखते हुए कहता है कि हालांकि सीनियर ब्रदर हुआ की जो कल्टीवेशन लेवल है वो कम है, लेकिन मैंने उनसे इतना होशियार आदमी होने की कभी भी उम्मीद नहीं की थी। और स्ट्रेटेजी बनाने में काफी एक्सपर्ट्स होने के साथ साथ सारी चीजों की काफी गहरी जानकारी भी रखते हैं। और हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मैंने काम जल्दी खत्म कर दिया तो क्या मैं जल्दी छुट्टियां नहीं ले पाऊंगा। लेकिन तभी हुआ को कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये जो हेवन ब्लड रिफाइनिंग अरे है वो अभी एक्टिवेट कैसे हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो एल्डर अभी तक नहीं मरा। ये सब देखने के बाद हुआ काफी गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे पता था कि जल्दी काम से निकलने जैसा अच्छा काम मेरे साथ इतनी आसानी से नहीं हो सकता। तभी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अभी तक मरा नहीं होता। तभी हमें उन ब्लड पपेट को दिखाया जाता है जिसके अंदर से सारा खून निकल कर वो एल्डर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखने के बाद हुआ कहता है कि आखिर वो किस चीज की रिफाइनिंग कर रहा है। तभी हमें उस एल्डर के अंदर से एक वेपन को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद यू चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम उसे सक्सेस नहीं होने दे सकते। इतना कहने के बाद यू अपनी किंग वन शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर के ऊपर हमला कर देती है। यू का वो हमला अपनी तरफ आता देख वो एल्डर हंसने लगता है और हंसते हुए उनसे कहता है कि काफी देर हो चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए यू के हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और मुस्कुराते हुए यू से कहता है कि जो हेवन ब्लड रिफाइनिंग अरे है वो पहले से ही कंप्लीट हो चुका है। और उस एल्डर को अपना हमला इतनी आसानी से रोकता देख यू काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो मेरा फाइनल मूव था। तभी पीछे से फेंग चिल्लाते हुए कहता है कि हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, अभी हम पीछे हटते हैं, बाद में इसे देख लेंगे। ये सुनने के बाद वो सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से हुआ उनसे कहता है कि तुम लोग सबसे पहले यहाँ से वापस जाओ और मेरे लिए अब लगभग समय आ ही गया है। ये सुनने के बाद यू हुआ से कहती है कि सीनियर ब्रदर हुआ, आप अभी भी किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से यहाँ से चलिए। तभी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपना किसी तरह का हमला करते हुए उन तीनों से कहता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो। इतना कहने के बाद वो एल्डर एक बहुत बड़ा सा ब्लड पपेट बनाकर उन सारे लोगों को पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि तुम छोटी सी चींटियां, तुम्हारे लिए असली नर्क अभी आना बाकी है। ये देखने के बाद जीवन कहती है कि लानत है, अगर मेरे पास और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर बची होती तो मैं पकड़ी नहीं जाती। और फेंग कहता है कि क्या सचमुच इस आदमी को मारने का कोई भी रास्ता नहीं है। और यू कहते हैं कि वो अभी तक पर्पल के सीरम के 5th लेवल पर नहीं पहुंचा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अब वो पहुंच गया है। फिर यू और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो एल्डर पर्पल के सीरम के 8th लेवल पर पहुंच जाता है। फिर जीवन उनसे कहते हैं कि अब हम चारों लोग सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स बनने वाले हैं, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने हेवन ब्लड रिफाइनिंग अरे को कैसे कंप्लीट किया। ये सुनने के बाद फेंग उससे कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उन दोनों ब्लड पपेट्स को एब्जॉर्ब कर लिया हो। फिर वो एल्डर उनसे कहता है कि जो नंबर 1 और जो नंबर 2 थे ओरिजिनली मेरे कलेक्टेबल्स थे, लेकिन मैंने कभी भी
एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुम लोगों से हार जाएंगे। ये सुनने के बाद जियोन उससे कहती है कि इसका कोई भी मतलब नहीं है, भले ही नंबर 1 असाधारण रूप से पावरफुल हो और अकेले 2 लोगों पर हमला कर सकता है, लेकिन जो 2 नंबर है उसकी ताकत हमारी ताकत से बहुत अलग नहीं है और उनमें से सिर्फ 3 ही बेस्ट है। लेकिन वो तभी काफी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है। ये सुनने के बाद एल्डर हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, मैं खुद भी सैक्रिफाइशियल ऑफरिंग बन सकता हूँ। ये डीमन लॉर्ड का वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेशन करने का सबसे पहला कदम है। डीमन फेटस, वो भी स्कारलेट रिफाइनिंग डीमन सोल्जर का। ये सुनने के बाद जियोन और फेंग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या स्कारलेट रिफाइनिंग डीमन सोल्जर। लेकिन हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि घड़ी की तरफ देखते हुए सिर्फ गिनती कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद यू उससे कहती है कि सीनियर ब्रदर आप अभी भी क्या देख रहे हैं। फिर हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि एंशिएंट बुक के हिसाब से ये कहा जाता है कि 10,000 साल पहले जब डीमन सोल्जर अपीयर हुआ था, काउंटलेस कल्टीवेटर्स मारे गए और ज्यादातर टेरिटरी डीमन सेट के हाथों में चली गई और जाओजांग के 5 टेरिटरी में से सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर जो कि इमोर्टल रियलम पर पहुंच गए हैं, उन्होंने उस डीमन सोल्जर को मारने के लिए और इस डिजास्टर को खत्म करने के लिए आपस में हाथ मिला लिया। ये सुनने के बाद वो एल्डर हंसते हुए कहता है कि तुम छोटे लड़के, तुम्हारे पास इसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज है और जब मैं इसके अंदर मेरा ब्लड डालूंगा और इसकी सोल को रिफाइन करूंगा तब ये पूरी तरह से डीमन सोल्जर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें हाउ को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काउंटडाउन कर रहा होता है और वो एल्डर उस वेपन को ऊपर उठाते हुए कहता है कि आज तुम चारों लोगों को होनर फील करना चाहिए क्योंकि वो लोग डीमन फेटस को पूरी तरह से रिफाइन करके डीमन सोल्जर में बनाने के लिए सैक्रिफाइस किया जा रहा है। तभी वो काफी हैरान हो जाता है और हुआ की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये आवाज किस तरह की थी। और हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि गहरी से साथ छोड़ते हुए कहता है कि मेरा काम करने का समय आ गया है। ये सुनने के बाद एल्डर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या काम करने का समय। तभी हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि एक पावरफुल शॉर्ट स्लैश को मारते हुए और डीमन फेटस को वहीं पर तबाह कर देता है और उस एल्डर से कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जो मौत का समय है वो करीब आ गया है। तभी हुआ के पास यू आते हुए उसे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर हुआ, आखिर ये सब क्या था, आखिर किसने उस शॉर्ट ऑरा को अभी अभी रिलीज किया था। ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ, इस सिचुएशन को मैं हैंडल कर लूंगा। ये सुनने के बाद यू काफी परेशान हो जाती है। उसे परेशान देखकर हुआ उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ और उस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल लैकिंग और हेवन बाइंडिंग फॉर्मेशन को लगाओ। ये सुनने के बाद यू उसे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर हुआ, किस एल्डर ने उस नंबर 2 वाले ब्लड पपेट को मारा था, जल्दी से उन्हें यहाँ पर बुलाइए, सिर्फ हम में से कुछ ही लोग उससे निपट सकते हैं। फिर जियोन हुआ से कहती है कि उस एल्डर ने अपने आप को पहले ही सैक्रिफाइस किया है जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्पिरिचुअल पैलेस रियलम के 8 लेवल या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। भले ही हम अपनी ताकत को कंबाइन करें फिर भी हम उसे हरा नहीं सकते। फिर फेंग हुआ से कहता है कि लापरवाही से काम न करे, हमारे साथ चलिए। ये सुनने के बाद हुआ उनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। और हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर आकर बैठ गया होता है और अपने मन में कहता है कि अभी वो स्वॉर्ड एनर्जी क्या थी। उस स्वॉर्ड एनर्जी को देखते हुए कहता है कि जिसने भी उस एनर्जी को रिलीज किया था वो स्पिरिचुअल पैलेस रियलम का था। फिर वो हुआ की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुमने किस तरह के ट्रेजर का इस्तेमाल किया। ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ, मुझे तुम्हें हराने के लिए किसी भी सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें उन्हीं तीनों को दिखाया जाता है जो कि विलेज की तरफ जा रहे होते हैं और जाते हुए जियोन उसे कहती है कि दाविस्ट यू, क्या हम सचमुच उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या तुम सचमुच ये सोचते हो कि तुम्हारे सीनियर ब्रदर के पास मोशुआन से निपटने का कोई तरीका है? स्पिरिचुअल पैलेस रियलम के 6th लेवल की स्ट्रेंथ के साथ वो सिर्फ एक ही थप्पड़ में मारा जाएगा। ये सुनने के बाद यू उसे कहती है कि मुझे पता है लेकिन मैं सीनियर ब्रदर के ऊपर पूरा ट्रस्ट करती हूँ। फिर उसे हुआ के साथ बिताए हुए समय की याद आने लगती है। उसे सोचते हुए यू अपने मन में कहती है कि माउंटेन से नीचे आने के बाद सीनियर ब्रदर का जो कोई भी डिसीजन था वो बिल्कुल सही रहा है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि काफी डरावनी हंसते हुए एक बैडस लुक में उस एल्डर के सामने खड़ा होता है। उसे देखने के बाद एल्डर काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। फिर हमें उन 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि सीधा विलेज में आने के बाद यो जल्दी से अपने पास से किसी तरह के ट्रेजर को बाहर निकालते हुए सोल लॉकिंग और हेवन बाइंडिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ से वो ट्रेजर निकालकर सीधा आसमान में चला जाता है और उस विलेज के आजू बाजू एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे ही हुआ को ये महसूस होता है कि यू ने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया है तो हंसते हुए एल्डर से कहता है कि अब हम बिना किसी
रोक टोक के लड़ सकते हैं। ये सुनने के बाद एल्डर पहले तो काफी गुस्सा हो जाता है, फिर हंसते हुए हुआ से कहता है कि क्या तुम सच में ये सोचते हो कि अभी जो कुछ भी मैंने इस्तेमाल किया वो मेरी पूरी पावर है। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि इतना भी रूड मत बनो, लेकिन तुम्हारे पास जितनी भी ट्रिक्स है वो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, और तुम्हारे पास जितनी भी ट्रिक्स है अगर तुम इसका अभी इस्तेमाल नहीं करोगे तो बाद में तुम्हें काफी पछताना पड़ेगा। ये सुनने के बाद एल्डर काफी गुस्सा हो जाता है और अपने किसी हमले को चार्ज करने लगता है, और वो एल्डर अपने हमले को चार्ज करने के बाद हुआ के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि उस हमले के चपेटे में जो कुछ भी आ रहा होता है वो उसे तबाह करता जा रहा होता है, और वो हमला करने के बाद वो एल्डर काफी खुश हो रहा होता है, लेकिन जब वो सामने की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस हमले से हुआ को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा होता। और वो हंसते हुए उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, बस इतना ही तुम कर सकते हो। ये सुनने के बाद एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक हमले को क्रिएट कर लेता है, जिसका के नाम डेमोनिक हेवन डिस्ट्रक्शन लाइट होता है। वो हमला चार्ज होने के बाद उसके आजू बाजू बहुत सारे बवंडर तैयार हो जाते हैं, जिसे महसूस करते ही फेंग कहता है कि क्या ये डेमन सोल्जर की पावर है, और हमें यू को दिखाया जाता है जो कि हुआ के लिए काफी परेशान होती है और रो भी रही होती है। फिर हमें उसे फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआ उस एल्डर से कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम पहले से किसी टेक्निक की प्रैक्टिस किए बिना उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मैटर नहीं करता कि आखिर तुम्हारी टेक्निक कितनी फैंसी है, लेकिन तुम्हारी टेक्निक से तुम अपने ओपोनेंट के ऊपर हमला भी नहीं कर सकते, तो वो टेक्निक यूजलेस है। इतना कहने के बाद हुआ उस एल्डर के हमले के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस एल्डर का हमला वहीं पर गायब हो जाता है। ये देखने के बाद एल्डर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल है, लगता है कि ये कोई गलती है। तभी हुआ उसके पास आकर उससे कहता है कि शायद तुम ये सोच रहे हो कि मेरे जैसा एक क्रिस्टल पैलेस रिलम के 6th लेवल वाला आदमी आखिर तुम्हारे साथ ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकता है, लेकिन ये काफी आसान है क्योंकि मैंने अपनी खुद की जो रिलम है उसे सील किया है। लेकिन तभी वो एल्डर हाउ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हाउ काफी आसानी से उस एल्डर के हमले को रोकते हुए उससे कहता है कि इस पूरे समय मैं दूसरों के सामने ट्रेनिंग करने से डरता रहा हूँ, इस डर से कि कहीं मुझे गलती से एपिफेनी ना मिल जाए और मुझे हेवनली ट्रिबुलेशन को झेलना ना पड़े। सेट के ट्रू डिसाइपल के रूप में ज्यादातर दिखावा करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी ताकत जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही ज्यादा मुसीबतें लेकर आएगी। मुझे कंफर्टेबल जिंदगी जीने के लिए मुझे अपनी ताकत छुपानी होगी। इतना कहने के बाद वो अपने ऑरा को रिलीज कर देता है, जिसे देखने के बाद एल्डर काफी डर जाता है और काफी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगता है और चिल्लाते हुए हुआ से कहता है कि तुम तो पागल आदमी हो। तभी हुआ उसके सामने आते हुए उससे कहता है कि वहीं पर रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। हुआ को वहाँ पर देखने के बाद एल्डर काफी डर जाता है। तभी हुआ अपनी तलवार निकालकर उस एल्डर से कहता है कि तुमने ना सिर्फ मेरे आराम करने के समय को बार बार डिस्टर्ब किया, लेकिन मेरे साथियों को भी चोट पहुंचे, जिसके कारण मुझे योजना से पहले काम पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी वो एल्डर वहाँ से भी काफी तेजी के साथ भागने लगता है और भागते हुए हुआ से कहता है कि तुम मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना, और हुआ काफी डरावने अंदाज में उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद हुआ उस एल्डर के ऊपर अपना हमला कर देता है। उस हमले को अपनी तरफ आता देखो एल्डर काफी डर जाता है, लेकिन हुआ का हमला सीधा आकर उसे लगता है और उस एल्डर का एक ही हमले में काम वहीं पर तमाम हो जाता है। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि बड़े आराम से आसमान में खड़ा होता है। तभी उसकी नजर वहां पर उस एल्डर के वेपन पर पड़ती है और हमें जियोन को दिखाया जाता है जो कि यू से कहती है कि इस टेक्निक की जो पावर है उसे हम इमॉर्टल कल्टिवेटर्स की जो पावर है उससे कंपेयर कर सकते हैं। क्या ये सच में किंग वन शॉर्ट सेट का एल्डर तो नहीं है ना? ये तो अनबिलीवेबल है। ये सब देखने के बाद यू काफी हैरान हो रहे होते है और अपने मन में कहते है कि इसका ये मतलब है कि जो सीनियर ब्रदर की कल्टिवेशन लेवल है वो हमारे किंग वन शॉर्ट सेट के जितने भी डिसाइपल्स है उनसे काफी ज्यादा है। अगर मैं खुद को उसके साथ कंपेयर करूँ तो मैं हेड डिसाइपल बनने के लायक हूँ। लेकिन तभी ये कुछ देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने जो फॉर्मेशन लगा होता है उसमें दरारें पड़ने लगती है और वो फॉर्मेशन टूटने लगता है। ये देखने के बाद यू जियोन से कहती है कि आप दोनों जाकर जो विलेजर्स है उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालिए, मैं इस फॉर्मेशन को मेंटेन रखने की कोशिश करती हूँ। और ये उस फॉर्मेशन में अपनी एनर्जी डालते हुए अपने मन में कहती है कि मुझे कम से कम इन विलेजर्स के लोगों की जान बचानी ही है। तभी पीछे से हो आकर उसको उस फॉर्मेशन को ठीक करने में मदद करने लगता है, जिसे देखने के बाद यू काफी हैरान हो जाती है। उस फॉर्मेशन के ठीक हो जाने के बाद वो उससे कहता है कि ठीक है अब इस फॉर्मेशन को हटाया जा सकता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे विलेजर्स अपने घुटनों पर बैठकर जियोन, फेंग, यू और हुआ की उन लोगों की मदद करने के लिए उन्हें शुक्रिया कर रहे होते हैं। तभी हुआ से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनने के बाद हुआ थोड़ा सा परेशान होता है, फिर एक फनी सा चेहरा
चेहरा बनाते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो जूनियर सिस्टर। ये सब मेरे मास्टर की वजह से हुआ है, जिन्होंने कि मुझे एक शॉर्ट टॉलिस्मान दिया था, जिसके वजह से मैंने उस डीमन सेट के एल्डर को काफी आसानी से हरा दिया। सुनने के बाद वो तीनों लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन हुआ से कहते हैं कि लेकिन अभी जो शॉट रिलीज की थी वो आपने की थी सीनियर ब्रदर। ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं अभी स्पिरिचुअल पैलेस रिलम के 6th लेवल पर हूँ और आखिर मेरे पास इस जैसी स्ट्रेंथ कैसी हो सकती है। उस एल्डर को रोकने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके वजह से मेरे मास्टर ने जो मुझे तालिस्मान दिया था उसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय मिल गया। इसके अलावा मोजुआन आपके साथ लड़ने की वजह से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जिसके वजह से मेरी जो शॉर्ट टेक्निक है उसने काफी आसानी से उसे मार गिराया। ये सुनने के बाद वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं और उनका चेहरा देखने लायक होता है। फिर वह चमकती निगाहों से उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि मैं काफी ज्यादा लकी था कि मुझे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी का सामना करना पड़ा। ये सुनने के बाद ये कुछ सोचते हुए हुआ से कहती है, लेकिन जो डीमन सेक्ट के एल्डर ने हमले आपके ऊपर किए थे, आप काफी आसानी से उन हमलों से बच गए। ये सुनने के बाद हुआ पूरा सदमे में चले जाता है। फिर वो यूं से कहता है कि दरअसल मेरा जो मेन प्रैक्टिस है वो भागना और बॉडी टेक्निक है, तो इसलिए मैं हमलों से बचने में काफी बेहतर हूँ। और जूनियर सिस्टर, आप ये भी जानते हैं कि जब एस्केप टेक्निक की बात आती है तो मेरे मास्टर यानी कि हॉल मास्टर गुयू वो इसमें नंबर 1 एक्सपर्ट है। लेकिन वो तभी चिल्लाते हुए हुआ से कहते हैं, तो फिर अभी जो सोल लॉकिंग और हेवन बाइंडिंग फॉर्मेशन था उसके बारे में क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्पिरिचुअल पैलेस रिलम वाले इतने बड़े फॉर्मेशन को स्टेबलाइज कर पाए। ये सुनने के बाद वो अपने पॉकेट में से किसी चीज को बाहर निकालते हुए उनसे कहता है कि ये इसलिए क्योंकि। इतना कहने के बाद वो अपने पॉकेट में से एक जेड को बाहर निकालता है, जिसे देखने के बाद वो तीनों लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हिडन स्पिरिट जेड है। फिर हमें उस जेड के बारे में बताया जाता है, वो हिडन स्पिरिट जेड है जो कि स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर कंटेन करके रख सकता है और किसी भी समय हम उस स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हाई कॉस्ट और ये डिस्पोजेबल आइटम होने के कारण ये कल्टीवेटर्स में काफी ज्यादा पॉपुलर है। उस हिडन जेड को देखने के बाद यू अपने मन में कहती है कि सीनियर हुआ के जो बातें हैं वो फ्लॉलेस है, लेकिन मेरा मन मुझे कह रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। इतना कहने के बाद यू कुछ सोचने लगती है। तभी हुआ उसके पास आकर उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे कहता है कि इतना मत सोचो जूनियर सिस्टर, अगर मैं इतना ही पावरफुल होता तो सेक्ट मास्टर और मेरे जो मास्टर है उन्होंने अभी तक मुझे नोटिस क्यों नहीं किया। और बेशक तुम ही वो पर्सन है जो कि किंग ऑन शॉर्ट सेट का हेड डिसाइपल है। हुआ को ऐसा करता देख यू काफी शर्माने लगती है और उसे पीछे हटते हुए उसे कहते है कि तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे हो। तभी जीवन हुआ से कहते है कि वो क्रिम्सन डिमोनिक वेपन के बारे में क्या। फिर वो उसे कहता है कि वो जो वेपन है उसके अंदर काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है, जिसके वजह से हम टेम्पररी उसे छू नहीं सकते। लेकिन मैंने पहले से ही उस डिमोनिक एनर्जी को दबाने के लिए एक फॉर्मेशन को लगा दिया है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों लोग उस वेपन को देख रहे होते हैं। तभी वो उनसे कहता है कि जो डीमन सेक्ट है वो काफी ज्यादा एरोगेंट है और उन्होंने फिर से क्रिम्सन डिमोनिक वेपन को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है। फिर वो हॉ से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जाकर जो मेजर सेक्ट है उन्हें डीमन सेक्ट के प्लान के बारे में बताना होगा ताकि वो पहले से ही सावधान हो जाए। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि ठीक है, तो मैं पहले इस डिमोनिक वेपन को अपने सेक्ट में वापस लेकर चलता हूँ। तभी हमें उस डिमोनिक वेपन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अपने डिमोनिक ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से जो हुआ ने फॉर्मेशन लगाया होता है वो भी टूट जाता है। ये देखने के बाद वो तीनों लोग काफी हैरान हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद यू हुआ से कहती है कि ये अच्छी बात नहीं, कोई तो ये डीमन फेटस को जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें उस डिमोनिक वेपन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मात्रा में अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। फिर हमें उस डिमोनिक वेपन को दिखाया जाता है जो कि वहां से टेलीपोर्ट हो रहा होता है। ये देखने के बाद हुआ जल्दी से उसके पास आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हुआ के हमले का कोई भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता और वो डिमोनिक वेपन वहां से डिसअपियर हो जाता है। फिर जीवन कहती है कि ऐसा लगता है कि कोई डीमन सेक्ट का एक्सपर्ट इसके अंदर इंटरफेयर करके जो डीमन फेटस है उसे यहाँ से लेकर गया। ये सुनने के बाद फेंग उसे कहता है कि ये डीमन फेटस है जिसे रिफाइन करने के लिए सीनियर एल्डर ने अपनी आधी जिंदगी गवा दी, आखिर उनके पास एक बैकअप प्लान कैसे नहीं हो सकता। फिर यू उनसे कहती है कि ये अफसोस की बात है, हमारे तीनों की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, जिसके वजह से हम उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। उनकी ये सब बातें सुनकर हुआ अपने मन में कहता है कि मेरी जूनियर सिस्टर को मेरे पावर का अंदाजा ना लगे, इसलिए मैंने अपनी पावर को फोर्सफुली सप्रेस करके रखा है, जिसके वजह से मैं उस डीमन फेटस को अपने साथ नहीं लेकर जा पाया। लेकिन मेरा जो पाम स्ट्राइक है वो फॉर्मेशन के साथ कंबाइंड था, जिसके वजह से जो कोई भी इस डीमन फेटस को दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है वो उसमें सक्सेस नहीं होना चाहिए था।
फिर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन क्लाउड सेट का जो पैट्रियर्क अपनी सोल निकाल कर हुआ के हाथ से बचकर निकल गया होता है, उसने अपनी बॉडी को फिर से बना लिया होता है और वहाँ पर रखे हुए ब्लड को वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो पैट्रियर्क अपने मन में कहता है कि अगली बार किंग ऑन स्वॉर्ड सेट के डिसाइपल जिसका कि सरनेम हुआ है उसको देखूंगा तो मैं डेफिनेटली उसकी जो बॉडी है उसके 10,000 पीसेस करूंगा। तभी उस पैट्रियर्क के पीछे कोई आ जाता है जिसे देखने के बाद वो पैट्रियर्क जल्दी से उसके सामने झुकते हुए उससे कहता है कि द लॉर्ड। फिर वो लॉर्ड पैट्रियर्क से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने अपनी फिजिकल बॉडी को फिर से कंडेंस कर लिया है। ये सुनने के बाद पैट्रियर्क उस लॉर्ड से कहता है कि अगर आपने मेरे फिजिकल बॉडी को शेप देने में मदद नहीं की होती तो मैं फिर से अपनी बॉडी को कभी भी कंडेंस नहीं कर पाता। तभी वो लॉर्ड एल्डर से कहता है कि जो मुजुआन है वो मर गया है। ये सुनने के बाद पैट्रियर्क काफी हैरान हो जाता है। फिर वो लॉर्ड पैट्रियर्क से कहता है कि उसने मरने से पहले अपने ब्लड रिफाइनिंग फॉर्मेशन को कम्प्लीटली पूरा किया था और उसने डीमन फेटस को भी क्रिएट किया है। हालांकि जब मैंने उस डीमन फेटस को वापस पाने की कोशिश की तो किसी इंटरनल फोर्स ने मुझे रोक दिया जिसके वजह से मैं उसे वापस नहीं ले पाया। ये सुनने के बाद पैट्रियर्क अपने मन में कहता है कि ये तो इस दुनिया की काफी पावरफुल एग्जिस्टेंस है, आखिर कौन है जो कि इसे डीमन फेटस वापस लेकर जाने से रोक रहा है। फिर वो लॉर्ड पैट्रियर्क से कहता है कि अभी जो डीमन फेटस है किंगॉन प्रोविंस के यूजिन माउंटेन्स पर गिरा है, तुम्हें जल्दी से जाकर उसे वापस लेना होगा। फिर वो लॉर्ड उस पैट्रियर्क को कुछ ट्रेजर देते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हें 3 मैजिकल ट्रेजर दूंगा जो कि तुम्हें मिशन में मदद करेंगे। लास्ट टाइम तुमने अपने ब्लड स्पिरिट बीट को खो दिया था और अगर इस बार भी तुम फेल हो गए तो तुम्हें इसके कॉन्शियसनेस को जानना होगा। फिर वो पैट्रियर्क उस लॉर्ड से कहता है कि मैं इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करूंगा और उस डीमन फेटस को वापस लेकर आऊंगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फेंग और जियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्ट में वापस जा रहे होते हैं और जाते हुए यू और हुआ से कहते हैं कि किस्मत में लिखा हो तो हम वापस से जरूर मिलेंगे। ये सुनने के बाद यू भी उनसे गुड बाय करती है। फिर हमें जियोन और फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्ट की तरफ जा रहे होते हैं और जाते हुए फेंग जियोन से कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो डीमन सेक्ट है वो फिर से डीमन सोल्जर को रिक्रिएट करने की प्लानिंग कर रहा है और उन चीजों की तुलना में जो हमारे दायरे से परे हैं मैं और भी ज्यादा दाओइस्ट हुआ के बारे में कंसर्न हूँ। ये सुनने के बाद जियोन को समझ नहीं पाती और उसे कहते कि आखिर उसके बारे में क्या गलत है। ये सुनने के बाद फेंग जियोन से कहता है कि सिस्टर यू, क्या तुमने नोटिस नहीं किया वहाँ पर जो भी इंसिडेंस हुआ वो दाओइस्ट हुआ के कंट्रोल में था। जिस समय हमने उस होटल को छोड़ा और हुआ ने हमें जो कुछ भी करने के लिए कहा उस समय से लेकर जंगल में जाने के बाद हमने जो एंटीडोट पिल ली और बैटल के दौरान अचानक से वो ब्लड पुपेट का आना और साथ ही जब हम निराशा के कगार पर थे और जो डीमन एम्ब्रॉय था वो बनने ही वाला था, तब हुआ ने हमारी मदद करने के लिए सही समय पर काम किया। अगर हम उस दिन किसी भी स्टेप को चूक जाते तो हम प्रोबेबली उस ब्लड रिफाइनिंग फॉर्मेशन के अंदर पूरी तरह से कंज्यूम हो जाते। ये सुनने के बाद जियोन फेंग से कहते हैं जो कि तुमने इसे मेंशन किया है तो ये केस। तो भी फेंग उसे कहता है कि इतना ही नहीं, क्या तुम्हें वो याद है जब हमने उस एंटीडोट पिल को लिया था? जब मैंने उस पिल को लिया था तब मैंने इनर विजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मेरे बॉडी के अंदर चेक किया था। जब मैंने मेरे बॉडी के अंदर चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि उस पिल को लेने के बाद किसी तरह की इनविजिबल शॉर्ट एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर समा गई हो। ऐसा लगता है कि जो पिल हमने खाई थी वो किसी तरह के एंटीडोट पिल नहीं थी बल्कि वो शॉर्ट एनर्जी से भरी हुई पिल थी और इसी के कारण जो जहर हमें दिया गया था उसका हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वो जहर हमारे अंदर गया वैसे ही वो शॉर्ट एनर्जी ने उस जहर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद जियोन काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये सुनने के बाद फेंग उसे कहता है कि अगर किसी के पास एक्सट्रीमली हाई लेवल की शॉर्ट आर्ट्स और टेक्निक्स की प्रोफेंसी हो तो वो निश्चित रूप से इस तरह के काम कर सकता है। ये सुनने के बाद जियोन उसे कहती है कि तो फिर हुआ जैसा शक्तिशाली आदमी खुद को छुपाने के लिए इतनी बड़ी कोशिश क्यों करेगा? ये सुनने के बाद फेंग उसे कहता है कि जो ऊंचे पेड़ होते हैं वो तेज हवा को पकड़ते हैं। मुझे लगता है कि वो किंग ऑन स्वॉर्ड सेक्ट का एक सीक्रेट वेपन हो जो कि चुपचाप से बैठकर अपनी कल्टीवेशन करता रहता है। ये सुनने के बाद जियोन उससे कहते हैं कि फिर क्या हम इसके बारे में सेट को रिपोर्ट करने जा रहे हैं? ये सुनने के बाद फेंग उससे कहता है कि जो कि हुआ अपनी स्त्रीन को एक्सपोज नहीं करना चाहता तो हम भी इसे सीक्रेट रखेंगे। आखिरकार उसने हमारी जान बचाई है, हमें उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन किंग ऑन स्वॉर्ड सेक्ट के पास इतना अनपैरेलल्ड टैलेंट है तो जो अगले मंथ पर हेवनली समिट होने वाला है वो निश्चित रूप से आगे देखने के लायक होगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि उस टोन के जरिए अपने सेक्ट लीडर से बात कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं सीनियर ब्रदर के साथ जल्दी सेक्ट में वापस आऊंगी। फिर यू हुआ से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर जो सेक्ट लीडर है वो हमें जल्दी से सेक्ट में वापस बुला रहे हैं। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया, वो दोनों सिबलिंग्स काफी ज्यादा स्मार्ट है। ये सुनने के बाद यू कुछ समझ नहीं पाती और हुआ से कहती
कहती है कि ब्रदर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो उससे कहते हैं कि कुछ भी नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो जाते हुए अपने मन में कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से जल्दी मैंने जो शॉर्ट एनर्जी उनके अंदर छोड़ी है उसे खत्म करना होगा। अगर किसी और सेट के लीडर्स ने उसके ऊपर ध्यान दिया तो ये परेशानी भरा होगा। फिर वो हुआ से कहते हैं कि क्या आप मुझे ईमानदारी से बता सकते हैं क्या सचमुच आप में कोई छिपी हुई स्ट्रेंथ नहीं है। ये सुनने के बाद वो उससे कहता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो सिर्फ स्पिरिचुअल पैलेस रिलम के 6th लेवल वाला एमेच्योर आदमी हूँ। मैं अपने आप को आपके जैसे जीनियस के साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। सुनने के बाद ये थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, लेकिन जल्दी से अपनी तलवार निकालकर हुआ के सामने खड़ी हो जाती है। ये देखने के बाद हुआ भी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी यू हुआ के ऊपर हमला कर देती है। उस हमले के वजह से जो हुआ के कपड़े होते हैं वो फट जाते हैं और हुआ के कपड़े के अंदर एक किताब होती है जो कि बाहर निकलकर नीचे गिरने लगती है। ये देखने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है और जल्दी से उस किताब को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी यू उस किताब पकड़ लेती है और उसे खोलकर देखने लगती है। और जैसे यू उस किताब को खोलकर देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो किताब वैसे वाली किताब होती है। तो उस किताब को देखने के बाद यू काफी शर्माने लगती है। ये देखने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनो। काफी ज्यादा पॉपुलर जेनर है जिसे कि मॉर्टल वर्ल्ड में नोवेल कहा जाता है। और यू शर्माते हुए उससे कहते कि सीनियर ब्रदर मैंने कभी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सुनने के बाद वो उससे कहता है कि इसका जो कवर्ड आर्ट है वो सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, रियलिटी में ये काफी सीरियस और डेंजरस स्टोरी है। ये वो ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में आप सोच रही है। लेकिन वो तभी उस किताब के पन्ने को पलट कर देखती है तो उसके अंदर एक और अजीब सी तस्वीर होती है, जिसे देखने के बाद वो और भी ज्यादा शर्माने लगती है। वहाँ से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर तुम तो, लेकिन तभी उसके पास से उस किताब को छीनते हुए उसे कहता है कि सिस्टर तुमने सचमुच कुछ गलत समझ लिया है। इसे इलस्ट्रेशन कहा जाता है। एक किताब के मिडल में बनाया जाता है ताकि जो रीडर है उसे अट्रैक्ट कर पाए। ये किताब एक प्रोटैगनिस्ट की है जो कि अलग अलग फीमेल डिसाइपल्स के साथ उसका कैसा एक्सपीरियंस है वो हमें बताता है। ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और एडवेंचर भरी स्टोरी है। ये मोर्टल्स और कल्टिवेटर्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है और हर महीने में इसका अपडेट आता है। ये सुनने के बाद युवा से कहता है कि अच्छा अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मैंने जो आपके कपड़े फाड़े उसके लिए मैं जरूर कंपनसेट करूंगी। साथ ही में वो अपने मन में कहते हैं कि अभी जो मैंने शॉर्ट स्ट्राइक लगाई उसकी वजह से उनके कपड़े फट गए, लेकिन उन्होंने उस शॉर्ट स्ट्राइक को अवॉइड नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास सचमुच छुपी हुई स्ट्रेंथ है? फिर युवा से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर इस तरह की किताबें पढ़ना कम ही बेहतर होगा और इस तरह के नॉवेल्स हमारे किंग ऑन शॉर्ट सेट में बयान है और आपको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देते हुए आपको आपकी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर ने जो कोई भी एडवाइस मुझे दी है मैं उसे जरूर मानूंगा। फिर वहाँ से मुड़ते हुए कहते हैं कि चलो सीनियर ब्रदर अपने रास्ते पर आगे चलते रहते हैं और वह उसके साथ जाते हुए अपने मन में कहता है कि जूनियर सिस्टर ने अभी जो मेरे ऊपर हमला किया उससे मुझ पर जो शक था उसे कंफर्म करना चाहती थी। वो ये सब सोच रहा होता है तभी यू फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है। वो हमला सीधा आकर उस किताब को लगने वाला होता है, लेकिन वह उस किताब को अपनी तरफ करते हुए अपने एक ही हाथ से उस हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है। वो हमला सीधा जाकर एक पहाड़ से लगता है, जिसके वजह से वो पहाड़ वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। जैसे हुआ को महसूस होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, वैसे हुआ पूरा सदमे में चला जाता है और यू से कहता है कि जूनियर सिस्टर क्या आप ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि आपने कुछ देखा ही नहीं? फिर यू हुआ से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर अभी जो मैंने शॉर्ट स्ट्राइक लगाई, अगर कोई पर्पल के श्रीलम का 7th लेवल का भी कल्टीवेटर होता तो भी उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ने की कभी भी हिम्मत नहीं करेगा और इसे अपने हाथ से रिफ्लेक्ट करने के बाद तो काफी दूर है। ये सुनने के बाद वो अपने मन में कहता है कि इस बार मेरी जूनियर सिस्टर है, उसने मुझे धोखा दे दिया। फिर वो यू से कहता है कि हाँ मैं एडमिट करता हूँ, मैं मेरी कल्टीवेशन का थोड़ा सा हिस्सा छुपा रहा हूँ। ये सुनने के बाद यू हुआ से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आप मुझे हॉनेस्टली बताइए आपकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो मुझसे स्ट्रॉन्गर है या नहीं? ये सुनने के बाद वो उसे कहता है कि मैं तुमसे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। फिर यू उसे कहते हैं कि अगर आपको इसे सीक्रेट रखना है तो आपको मेरी मदद करनी होगी। ये सुनने के बाद वो उसे कहता है कि आखिर कैसी मदद? फिर यू चमकती निगाहों से हुआ की तरफ देखते हुए उसे कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ शॉर्ट टेक्निक्स को सिखा सकते हो? ये सुनने के बाद हुआ अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा था कि इस बार का जो मिशन है वो मुझे सिर्फ मेरी जूनियर सिस्टर पर भरोसा करने और फिर आसानी से 3 दिन की छुट्टियां लेने की परमिशन देगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है। फिर हुआ से कहती है कि सीनियर ब्रदर आपने क्या सोचा? ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन ये सुनने के बाद यू काफी खुश हो जाती है और हुआ से कहती है कि सीनियर ब्रदर आप चिंता मत करिए, मैं आपकी सीक्रेट को किसी को भी नहीं बताऊंगी। इतना कहने के बाद यू हुआ से कहती है कि चलो सीनियर ब्रदर हम चलते हैं। ये सुनने के बाद हुआ अपने मन में कहता है कि सेट लीडर देखो तुमने कितना अच्छा काम किया, तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें किंग वन शॉर्ट सेट के सेट लीडर का हॉल दिखाया जाता है, जिसके अंदर आते ही यू कहती है
है कि मैं सेक्ट लीडर, हॉल मास्टर्स और सारे एल्डर्स को ग्रीट करती हूँ। उसे वहाँ पर देखने के बाद उनमें से एक एल्डर काफी खुश हो जाता है और उससे कहता है कि ये तुमने फिर से हमारे सेट के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, तुमने काफी अच्छा काम किया, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? लेकिन हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि रुकी सूखे अंदाज में सेक्ट लीडर और एल्डर को ग्रीट करता है। उसे ऐसा करता देख सारे एल्डर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो एल्डर हुआ से कहता है कि एक ट्रू डिसाइपल होने के कारण तुमने यू के साथ एक मिशन को कंप्लीट किया, क्या तुम्हें यू से कुछ सीखने को मिला? ये सुनने के बाद हुआ काफी गुस्सा हो जाता है और मन ही मन में उन्हें गाली देते हुए कहता है कि तुम तो हिपोक्रिटिकल हो, अगर मैं उसके साथ नहीं होता तो इस बार तुम्हारे जो सीनियर सिस्टर है उसे किसी ने रिफाइंड कर दिया होता। तभी सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, बोलना बंद करो। अगर इस मिशन के दौरान हुआ ने उस स्वॉर्ड टॉलिस्मन को एक्टिवेट नहीं किया होता तो उस डीमन सेट के एल्डर को मारना काफी डिफिकल्ट होता। ये सुनने के बाद हुआ काफी खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आपने अच्छा काम किया सेक्ट लीडर, मैंने ऐसे ही आपको उस टी लीव्स को ऑफर नहीं किया। ये सुनने के बाद वो पहले वाला एल्डर सेक्ट लीडर से कहता है कि वो स्वॉर्ड टॉलिस्मन उसे हॉल मास्टर गुयो ने दिया था, उसे एक्टिवेट करना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। ये सुनने के बाद बाकी के एल्डर्स भी कहते हैं कि हाँ इसने सही कहा, जो मास्टर गुयो है उन्होंने इस बार सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये सुनने के बाद मास्टर गुयो कहते हैं कि जो कि मेरा डिसाइपल है इसीलिए ये नेचुरल है कि उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने स्वॉर्ड टॉलिस्मन दिया। हॉल मास्टर गुयो की बातें सुनकर वहां पर के सारे एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक एल्डर कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्वॉर्डमैनशिप में हॉल मास्टर इतने इम्प्रूव हो जाएंगे। ये सुनने के बाद दूसरे एल्डर भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम ये सोचो कि उसकी पावर कितनी ज्यादा होगी। उस स्वॉर्ड टॉलिस्मन ने एक डेमन सेट के एल्डर को मारा जो कि अपने हाथों में डेमन फेक्टस को पकड़े हुए था। फिर हमें हॉल मास्टर गुयो को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहते हैं कि मुझे याद है जो मैंने प्रोटेक्टिव स्वॉर्ड टॉलिस्मन दिया था हुआ को, उसमें सिर्फ पर्पल केओस रियल्म के फर्स्ट लेवल जितनी ही पावर थी। लेकिन ये रूमर है कि जो मुजुआन था डेमन सेट के एल्डर, वो पहले से पर्पल केओस रियल्म के 5th लेवल पर था और उसके पास डेमन फेक्टस भी था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने उस समय उसे गलत तालिस्मन दिया होगा? इतना सोचने के बाद हॉल मास्टर गुयो एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए हुआ की तरफ देखने लगते हैं। हॉल मास्टर को अपनी तरफ इस तरह से देखता देख गुयो अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए थोड़ा सा पीछे हट जाता है। फिर सेक्ट लीडर उन लोगों से कहता है कि तुम सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करने का कारण ये है कि जो ब्लड पर्ल और जो डेमन फेक्टस है वो फिर से अपीयर हो गया है। मुझे डर है कि इसकी वजह से जो पूरा कैंगवान वर्ल्ड है उसे बहुत गंभीर क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। फिर सेक्ट लीडर यू से कहता है कि तुम्हारा जब डेमन सेट के एल्डर के साथ एनकाउंटर हुआ तब तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ वो सारी बातें एल्डर्स और हॉल मास्टर को डिटेल में बताओ। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सेक्ट लीडर और अलायंस के लिए। ये सुनने के बाद ये उन्हें सारी इंफॉर्मेशन बताने लगती है। इंफॉर्मेशन बताते बताते रात हो जाती है। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि अंगड़ाइयां लेते हुए उस हॉल से बाहर निकलने लगता है और कहता है कि कल से मैं आजाद हो जाऊंगा, मुझे इन 3 दिनों की छुट्टी के लिए अच्छी प्लानिंग बनाने की जरूरत है। वो ये सब सोच रहा होता है तभी पीछे से यू आकर उसे आवाज लगाती है। उसके आवाज सुनने के बाद यू पूरा सदमे में चला जाता है। फिर यू हुआ के पास आकर उसे कहते हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाओगे। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि मुझे इन 2 दिनों में कुछ करना है, इसलिए मैं अगले बार तुम्हें सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद यू उसे कहते हैं कि मैं आपके जैसे एक्सपर्ट से गाइडेंस लेने में और ज्यादा देर नहीं लगाना चाहती। फिर वह उससे कहता है कि इस ट्रिप की वजह से मैं काफी थक गया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करना होगा ताकि मैं तुम्हें सिखाने के लिए कुछ एनर्जी को जमा कर पाऊँ। ये सुनने के बाद यू रोते हुए हुआ से कहती है कि सीनियर ब्रदर, जब मैं लड़ रही थी तो आप सारी रात सो रहे थे। जब मैंने कभी थकने की शिकायत ही नहीं की तो अब आप थकने की शिकायत कैसे कर सकते हैं? ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि आखिर क्या बात है, मैं वही हूँ जिसने की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये सुनने के बाद यू अपना मुंह फैला लेती है लेकिन पलक झपकते ही अपने नेचर को बदल लेती है और हुआ के कॉलर को पकड़ते हुए उससे कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी। ये सुनने के बाद हुआ काफी डर जाता है और इधर उधर देखते हुए कहता है कि अरे ये मेन हॉल का एंट्रेंस है, बकवास करना बंद करो, आखिर हमारे बीच कैसा रिश्ता है। लेकिन ये उसके बातों पर ध्यान न देते हुए उससे कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत बड़े झूठे हो, जो कहते कुछ है और करते कुछ है। फिर वो उसे परेशान होकर उसे स्वॉर्डमैनशिप सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कहता है कि आज रात तुम मेरी जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हें एक ही बार सिखाऊंगा। यह सुनने के बाद वो काफी खुश हो जाती है। फिर वो उसे कहता है लेकिन इससे पहले आज मैं तुम्हें जो सिखाऊंगा उसे पूरी तरह से समझने के बाद ही मेरे पास आना, तब तक मुझे परेशान मत करना। और इसके अलावा तुम जब मेरे घर की तरफ आओगी तो चुपचाप आना, किसी को अपने आप को देखने मत देना। अगर किसी को पता चला कि तुम मेरे घर पर आई हो तो मेरे जो क्रेजी सीनियर ब्रदर्स और जो एल्डर्स है वो कल मुझे काट
काटकर फांसी पर लटका देंगे। ये सुनने के बाद यू उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं चुपचाप आपके पास आऊंगी। फिर हमें हुआ का रेसिडेंस दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ आराम से बैठकर पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास यू आ जाती है। यू को वहाँ पर देखने के बाद हुआ काफी सीरियस टोन में उससे कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम आ गई। हुआ को इतना सीरियस देखकर यू काफी हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि सीनियर ब्रदर आखिर आप इतना सीरियस क्यों है। साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाने के बारे में काफी परवाह करते हैं। फिर वो यू से कहता है कि मैंने अभी अभी कुछ इम्पोर्टेंट सीखा है। ये सुनने के बाद यू से कहती है कि कैसी चीज। जो कल्टीवेशन विद सिस्टर की जो नोवेल का नया वॉल्यूम है वो परसों रिलीज होने वाला है। और काफी गुस्सा करते हुए कहता है कि उन डीमन सेट की तो उन्होंने पूरी किंगजू सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके वजह से जो ओरिजिनल पब्लिशर था उस नोवेल का उसे यूनजे सिटी में शिफ्ट होना पड़ा, जो कि हमारे यहाँ से थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर है। मुझे डर है कि अगर मुझे लिमिटेड एडिशन को खरीदना है तो रात भर मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ये सुनने के बाद यू काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम इसके बारे में काफी चिंतित थे, मुझे लगा कि कोई दूसरी सीरियस बात है जिसके वजह से आप इतनी टेंशन में है। फिर वो यू से कहता है कि मुझे कल यूनजे सिटी की तरफ जाना है, इसीलिए मैं तुम्हें जो शॉर्ट टेक्निक सिखाने वाला हूँ वो बस मैं एक ही बार करके दिखाऊंगा। यह सुनने के बाद वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, आप मुझे एक ही बार दिखा सकते हैं। यह सुनने के बाद वो उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम अपनी पूरी पावर लगाते हुए मेरे ऊपर हमला करो। यह सुनने के बाद वो काफी हैरान हो जाती है और वहाँ से कहते हैं कि अगर मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ को लगातूं तो मुझे डर है कि आपका जो घर है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। यह सुनने के बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे घर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तब भी तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम मेरे घर को डिस्ट्रॉय कर पाओ। यह सुनने के बाद वो काफी गुस्सा हो जाती है और जल्दी से अपनी तलवार निकालते हुए हुआ से कहती है कि अच्छा सीनियर ब्रदर, अगर ऐसी बात है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इतना कहने के बाद वो अपनी किंग वन बियॉन्ड हेवन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हुआ के ऊपर हमला कर देती है। वो हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस हमले को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे जमीन में गाड़ देता है, जिसके वजह से यू ने जो हमला किया होता है वो वहीं पर तबाह हो जाता है। ये देखने के बाद यू काफी हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने घुटने पर बैठते हुए हुआ से कहती है कि मैं हार गई। ये सुनने के बाद हुआ यू से कहता है कि जूनियर सिस्टर, इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है और स्वॉर्डमैनशिप कभी भी एक्सेप्शन नहीं है। मुझे बस तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप में एक डिफेक्ट मिला और मैंने इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाया। जब तक तुम अपनी स्वॉर्ड टेक्निक में से खामियों से छुटकारा पाना जारी रखोगी और जब तुम अपनी स्किल्स को एक्सट्रीम लेवल तक कल्टीवेट करोगी, उस समय भले ही तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक घास का या लकड़ी का टुकड़ा हो, फिर भी तुम सन, मून और यहाँ तक कि स्टार्स को भी काट सकते हो। ये सुनने के बाद वो अपने मन में कहते हैं कि मैं 20 साल से भी ज्यादा किंग वन स्वॉर्ड सेट के डिसाइपल रही हूँ। हर दिन मैं लगन से स्वॉर्ड चलाने की टेक्निक की प्रैक्टिस करती हूँ और स्वॉर्ड चलाने के तरीकों की स्टडी करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इससे एक टॉप डिसाइपल नहीं बन पाई। लेकिन सिर्फ एक घास से सन, मून और स्टार को काटने में काबिल होना, ये ऐसा कुछ है जिसको मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। फिर वो यू से कहता है कि जूनियर सिस्टर, इसे ध्यान से देखो। इतना कहने के बाद हुआ अपने पैर को जमीन पर मारता है, जिसके वजह से जमीन पर लगाई हुई एक ब्रिक उड़ते हुए ऊपर आ जाती है और हुआ उस ब्रिक के ऊपर काफी तेजी के साथ कुछ लिखने लगता है। उस ब्रिक पर लिखने के बाद हुआ यू से कहता है कि अगर तुम इनके ऊपर जो स्वॉर्ड मार्क्स लगे हैं उसे तुम अच्छे से स्टडी करोगी तो ये तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप को हायर लेवल पर लेकर जाने के लिए काफी होगा। इतना कहने के बाद हुआ उस ब्रिक को यू को दे देता है और उसे कहता है कि याद रखना, ये स्टोन टैबलेट तुम्हारे अलावा किसी और को कभी भी नहीं दिखना चाहिए। ये सुनने के बाद यू भी खुश होते हुए उसे हाँ कहती है और वहाँ से जाने लगती है। और वहाँ से जाते हुए यू हुआ से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर ब्रदर, आपके गाइडेंस के लिए। मैं अभी जाकर इसे केयरफुली से स्टडी करती हूँ। ये सुनने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम पूरी रात इसे प्रैक्टिस करने की प्लानिंग कर रही हो? जूनियर सिस्टर, तुम तो इसके बारे में काफी डेडिकेटेड हो, लेकिन अपना ध्यान रखना मत भूलना। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ अपनी किताबों की कलेक्शन को देखते हुए कहता है कि यूनजे सिटी की तरफ जाने का टाइम आ गया है। तभी एल्डर को काफी तेजी के साथ वहाँ से उड़कर चले जाते हैं, जिसे देखने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मास्टर आज भी बाहर जा रहे हैं। फिर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ वहाँ से जा रहे होते। तभी वो एक जगह पर रुकते हुए कहते हैं कि तुम काफी समय से मेरा पीछा कर रहे हो, क्या तुम थके नहीं? ये सुनने के बाद वहाँ पर एक आदमी अपीयर होते हुए कहता है कि मैं तो बस ये जानने के लिए क्यूरियस था कि जो हॉल मास्टर यू की स्पीड है वो अफवाह की जितनी तेज है या नहीं, लेकिन इसे देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि बस इतना ही है। उस आदमी को वहाँ पर देखने के बाद मास्टर को काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो डीमन सेट का लीडर है जियांगबा। फिर मास्टर को जियांगबा से कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? फिर जियांगबा हॉल मास्टर गु से कहता है कि कौन जानता है, शायद इसलिए कि किसी ने मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ये सुनने के बाद मास्टर
गु उससे कहते हैं कि अच्छा किंग वन शॉर्ट सेट में तुम्हारे स्पाइस है, आखिर तुम ऑर्थोडॉक्स कल्टीवेटर्स किस तरह की प्लानिंग कर रहे हो। ये सुनने के बाद जियांगबा हॉल मास्टर गु से कहता है कि हमारा जो गोल था वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। फिर जियांगबा काफी सीरियस लुक देते हुए हॉल मास्टर गु से कहता है कि जब से तुमने मुझे देखा है तब से तुमने एक शॉर्ट फॉर्मेशन बनाना शुरू किया है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी लगनी चाहिए उतनी एनर्जी इकट्ठा हो गए होगे ना। ये सुनने के बाद मास्टर गु उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि जो सेट लीडर जियांग है वो काफी कॉन्फिडेंट है, और बात बस इतनी सी है, आपका जो ये कॉन्फिडेंस है वो वही चीज होगी जो कि आपको मौत की खाई में लेकर जाएगी। ये सुनने के बाद जियांगबा हॉल मास्टर गु से कहता है कि अगर ऐसा कोई दिन आता है तो मैं इसे खुशी से स्वीकार कर लूंगा, लेकिन आज वो दिन नहीं है। मुझे बस ये देखना है कि तुमने इतने समय से जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाई है वो मेरे सिंगल पंच के सामने टिक सकते हैं या नहीं। इतना कहने के बाद जियांगबा अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। वहाँ से सीन चेंज होकर हमें यूनिवर्सिटी सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआ उस किताब को लेने के लिए आया होता है। वहाँ पर आने के बाद हुआ कहता है कि फाइनली मैं यूनिवर्सिटी सिटी में आ गया, अब बस मुझे ये ढूंढना है कि आखिर वो नोवेल का पब्लिशर कहाँ पर है। तभी हुआ को कुछ महसूस होता है। वो महसूस करने के बाद हुआ कहता है कि मैंने मास्टर के जेड पेंडेंट में जो स्वॉर्ड ऑरा को छुपा के रखा था वो ट्रिगर हो गया है, लेकिन मेरे मास्टर जो ट्रांसेंडेंट रेलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं और उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग एस्केप टेक्निक है, तो फिर आखिर वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में कैसे फंस गए। ये ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि उनका जो अपोनेंट है वो ट्रांसेंडेंट रेलम के 4th लेवल वाला कोई एक्सपर्ट है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें फिर से फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांगबा ने अपना हमला कर दिया होता है। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर के आसपास की जमीन पूरी तरह से तबाह हो गई होती है, और जो हॉल मास्टर गु होते वो भी काफी जख्मी हो गए होते हैं। फिर जियांगबा हॉल मास्टर गु के पास आकर उनके पास वो पेंडेंट छीनते हुए उनसे कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा लाइफ सेविंग ट्रेजर है, इसके अंदर जो प्रोटेक्टिव स्वॉर्ड ऑरा था उसने मेरे पंच को तुम्हारे लिए रोक लिया, ये इतना भी बुरा नहीं है। उस जेड पेंडेंट को देखने के बाद हॉल मास्टर गु कहते हैं कि ये जेड पेंडेंट तो मुझे हुआ ने दिया था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआ उस जेड पेंडेंट को हॉल मास्टर गु को दे रहा होता है। उस जेड पेंडेंट को देखने के बाद हॉल मास्टर गु हुआ से कहते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। ये सुनने के बाद हुआ उनसे कहता है कि मेरी केयर करने के लिए और मुझे गाइडेंस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये मेरी एप्रिसिएशन का एक छोटा सा टोकन है। फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांगबा अपने हाथों में फिर से एनर्जी इकट्ठा करते हुए हॉल मास्टर गु से कहता है कि अब मैं पहले की तरह फिर से वो मिस्टेक नहीं करूंगा। वहाँ से सीन चेंज होकर हमें हुआ को दिखाया जाता है, जो कि एक तालिस्मान में अपनी एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है कि इतनी पावर काफी होगी। फिर वह वहाँ पर खड़े खड़े उस जेड पेंडेंट के लोकेशन को ढूंढने लगता है। फिर वह जेड पेंडेंट के लोकेशन और जियांगबा को ढूंढ लेता है। जियांगबा को वहाँ पर देखने के बाद हुआ अपनी किंग वन शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी एनर्जी की तलवार उनके ऊपर बना देता है, जिसे देखने के बाद जियांगबा काफी हैरान हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि हुआ उस एनर्जी की तलवार की मदद से जियांगबा के ऊपर हमला कर देता है। हमले की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धुआं हटने के बाद हमें जियांगबा को दिखाया जाता है, जो कि काफी जख्मी होता है और हांफते हुए कहता है कि क्या ये स्वॉर्ड टेक्निक किंग वन शॉट सेट के लीडर जियान की हो सकती है। फिर जियांगबा मास्टर गु के फटे हुए कपड़े की तरफ देखते हुए कहता है कि गुयु अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें डेफिनेटली मार डालूंगा। और बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।